तो दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पर फिजिक्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो सिर्फ फिलोसफी। उस समय दोस्तों अगर आपने फिजिक्स की बातें की, मतलब कि आपने चर्च के विरुद्ध कुछ भी कहा, तो लोग इसे विद्रोह मानते थे। ऐसा विद्रोह जिसका अंत सामने वाले की जान लेकर किया जाता था। दोस्तों इसी में सबसे पहला नाम आता है जियोर्डानो ब्रूनो का। दोस्तों यह एक इटालियन फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे और खगोल शास्त्री थे। और इनका मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड में अनंत सितारे हैं, इस ब्रह्मांड में अनंत दुनियाएं हैं, जो कि चर्च की एक विचारधारा जिसमें कहा जाता है कि पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है और बाकी के जो 9 ग्रह हैं वह पृथ्वी का चक्कर लगाते। लेकिन इनके विचार चर्च के विचार से मिलते नहीं थे। इसी के कारण इन्हें सन 1600 में जिंदा जला दिया गया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि उस समय फिजिक्स को लेकर लोगों के मन में क्या भाव थे। उस समय के लोग ऐसा विश्वास करते थे कि फिजिक्स एक फिलोसफी है जो धर्म के विरुद्ध बातें करती है, और इसी के कारण उस समय तक बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया गया था। दोस्तों आपके मन में भी ऐसा सवाल आता होगा, फिर न्यूटन को चर्च द्वारा कोई सजा क्यों नहीं दी गई? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये समय था 25 दिसंबर 1642 जब न्यूटन का जन्म हुआ। और उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। और उनके जन्म के समय वह इतने छोटे थे कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह ज़्यादा समय तक जीवित भी रह पाएंगे। उनके जन्म के 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और इसी के चलते उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। न्यूटन को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दिया था। मतलब कि कुछ ऐसे हालात थे कि उनके माँ बाप उनके पास नहीं थे, वह अपने दादा और दादी के साथ रहते थे, जिस कारण से उनका दिमाग एक हाइपर फोकस मोड में चला गया था। लेकिन इसी के साथ उन्होंने लोगों पर विश्वास करना भी पूरी तरीके से बंद कर दिया, और वह बस खुद के दिमाग के साथ ही दिन भर बैठे रहते थे। उस समय इंग्लैंड में सिविल वॉर का समय चल रहा था। राजा और पार्लियामेंट के बीच में एक ऐसी जंग छिड़ गई थी जहां पर राजा पूरे इंग्लैंड पर खुद का कंट्रोल चाहते थे, और जो पार्लियामेंट वह राजा को हटाना चाहती थी। और इसी माहौल में न्यूटन पले बढ़े। जब न्यूटन स्कूल में थे तो वह बिल्कुल ही चुपचाप बैठे रहते थे, जिसके कारण उनके टीचर्स को लगा कि न्यूटन का पढ़ने में उतना ज़्यादा दिमाग नहीं है। और न्यूटन के साथ बचपन में जो हादसे हो चुके थे उसकी वजह से वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे और वह अपने ही ख्यालों में खोए रहते थे। लेकिन एक दिन क्लास के टॉपर ने उन्हें बुली किया, और ये बात न्यूटन के दिल पर लग गई। और उसी वक्त उन्होंने सोचा कि अब क्लास में टॉप करना ही है, और फिर उन्होंने उस बच्चे को बीट करके क्लास के टॉपर बन गए। और इसी के बाद उनके टीचर्स को भरोसा हो गया कि न्यूटन के पास कुछ तो रेयर टैलेंट है। दिस वॉज द मोमेंट हिज जीनियस वोक अप। वो अपने स्कूल के दिनों में ऐसा गणित सोल्व करते थे उन्हें समझना उनके टीचर्स के बस के बाहर था। लेकिन दोस्तों उनकी माँ उन्हें फार्मर बनाना चाहती थी, और इसी को लेकर उनकी टीचर्स ने उनकी माँ को समझाया कि न्यूटन फार्मिंग के लिए नहीं, न्यूटन एक हायर पर्पस के लिए पैदा हुए हैं। और इसी के बाद न्यूटन का एडमिशन उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में करवाया गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी में न्यूटन ने गैलीलियो और केपलर जैसे वैज्ञानिकों को पढ़ना शुरू किया।
लेकिन उस समय भी न्यूटन की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब कि 1661 में न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन सन 1665 में पूरे लंदन में प्लेग नाम की खतरनाक बीमारी फैल गई, जिसके कारण यूनिवर्सिटी कुछ समय के लिए बंद हो गई और न्यूटन अपने घर आ गए। और घर आने के बाद न्यूटन ने कुछ ऐसा किया जो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख देने वाला था। दोस्तों, जब न्यूटन घर आए थे तब उनकी उम्र 23 साल थी और न्यूटन इतने जीनियस थे कि जो उनके लॉज ऑफ मोशन थे उन्हें उस समय की मैथमेटिक्स समझा ही नहीं पा रही थी। मतलब आप समझ के देखिए कि एक तो उन्होंने लॉज ऑफ मोशन ढूंढे और उन लॉज ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए उन्होंने कंप्लीटली मैथ्स की नई ब्रांच ही इन्वेंट कर दी, जिसे आज हम कैलकुलस के नाम से जानते हैं। और आज भी जब 11th में कैलकुलस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है बच्चों के सामने, तो बच्चों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कैलकुलस अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है। तो आप इसी बात से न्यूटन की इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं कि न्यूटन ने किस तरीके से कैलकुलस को खोजा और कंप्लीटली न्यू मैथमेटिकल यूनिवर्स। इसी कैलकुलस की मदद से न्यूटन ने आधी से ज़्यादा क्लासिकल फिजिक्स हमारे सामने रख दी। दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी कि बिना मैथ्स के फिजिक्स एक फिलॉसफी मानी जाती है और बहुत सारे लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मैथ्स नहीं पढ़ पाते, क्योंकि मैथ्स अपने आप में ही इस पूरी दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स पर सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। और यही बात न्यूटन को बाकी सब वैज्ञानिकों से अलग बनाती है। न्यूटन मैथ्स और फिजिक्स को बराबर लेकर अपनी रिसर्चेस करते थे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि न्यूटन ने किस एज में और किस ईयर में कौन कौन से साइंटिफिक रिसर्चेस पब्लिश की। अब दोस्तों, ये बात है सन 1665 से लेकर सन 1667 तक, और इस टाइम पे न्यूटन की एज होगी 22 से 24 साल के बीच में। और दोस्तों, इसी टाइम पीरियड में जब न्यूटन यूनिवर्सिटी से अपने घर आ गए थे, तो उन्होंने कैलकुलस का इन्वेंशन किया। यही कैलकुलस ग्रेविटी को समझाता है। इसी कैलकुलस की मदद से आज मानव रॉकेट को लॉन्च कर पाते हैं। इंजीनियर कैलकुलस की वजह से ही पॉसिबल हुई, और फिजिक्स को कैलकुलस ही इक्वेशन देता है। और ये सब न्यूटन ने सिर्फ 22 साल की एज में किया। फिर आगे जाकर न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि इस बारे में बात करता है कि ग्रेविटेशन के लॉ पूरे यूनिवर्स में काम करने चाहिए। उन्होंने सोचा कि अगर जो फोर्स एप्पल को खींच सकती है, वही फोर्स मून को ऑर्बिट में पकड़ के भी तो रख सकती है। और दोस्तों, यहीं से उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लॉ दिए, और ये डिस्कवरी भी लगभग सन 1665 या फिर सन 1666 के समय हुई थी, लेकिन ये पब्लिश 20 साल बाद हुई। दोस्तों, फिर न्यूटन यही नहीं रुके, उन्होंने लाइट को भी समझने की कोशिश की। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि लाइट 7 रंग में बटी हुई होती है। और दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने एरिस्टोटल के 2000 साल पुराने कॉन्सेप्ट को भी तोड़ के रख दिया, जिसमें एरिस्टोटल ये कहते हैं कि लाइट भी हवा की तरह ट्रांसपेरेंट होती है। और न्यूटन की इसी रिसर्च के बाद पूरी दुनिया में एक ऑप्टिक्स रिवॉल्यूशन आ गया था। न्यूटन एक प्रिज्म से सनलाइट को पास करते हैं, और प्रिज्म उस सनलाइट को 7 भागों में बांट देता है, और इसी से ये प्रूव हो चुका था कि लाइट 7 रंग से बनी हुई होती है। फिर आगे चलकर न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दुनिया के सामने रखे, और दोस्तों, उन्होंने फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप पूरी दुनिया के सामने समझाया। एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी हमें बताया। और आपको तो पता है कि अगर आपने क्लासिकल फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ी होगी, आपको ये बात पता होगी कि पूरी क्लासिकल फिजिक्स फोर्स पर और लाइट पर, इन दोनों कॉन्सेप्ट पर ही टिकी हुई है, और न्यूटन ने इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया। और दोस्तों, अब हम एक ऐसे इन्वेंशन की बात करेंगे जो उतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये इन्वेंशन भी न्यूटन ने किया था।
उन्होंने एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। न्यूटन का एक ऐसा टेलीस्कोप जो मिरर यूज करता है, ये पहला फॉर्मल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था। फिर दोस्तों 29 साल की उम्र में सन 1672 में न्यूटन अपनी लाइफ का पहला रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, जिसका टॉपिक था लाइट एंड कलर्स, जिसमें वो प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट को बताते हैं। और इसी को देखकर रॉयल सोसाइटी उसे राइटिंग कंटिन्यू करने को कहती है। दुनिया न्यूटन की इंटेलिजेंस को जान चुकी थी और दुनिया न्यूटन को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देती। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होने वाला था। न्यूटन 44 साल की उम्र में एक ऐसी बुक पब्लिश करते हैं जिसे हम फिजिक्स की भगवत गीता भी मान सकते हैं। ये बुक मेडिवल वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड का एक ब्रिज थी। इसमें न्यूटन हमें बताते हैं 3 लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्लेनेटरी मोशन का मैथमेटिकल प्रूफ हमें देते हैं। दोस्तों आप सोचते होंगे कि फिर न्यूटन ने ये सब चीज़ें तो 22 साल की उम्र में ही बता दी थी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें उन्होंने 22 साल की उम्र में सोची थी, लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें दुनिया के सामने इस बुक के जरिए रखी। और इस बुक के पब्लिश होते ही न्यूटन पूरी दुनिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट बन गए उस समय। फिर सन 1695 से 1700, जब तक उनकी एज लगभग 52 से 57 साल हो गई थी, उन्होंने कैलकुलस का फाइनल फ्रेमवर्क खत्म किया। मतलब कि न्यूटन ने कैलकुलस को फुल्ली तरीके से डेवलप कर दिया, जिससे मॉडर्न फिजिक्स प्रॉपरली स्टार्ट हो गई। और 73 साल की उम्र में न्यूटन अपना लास्ट साइंटिफिक पेपर दुनिया के सामने रखते हैं, जिसका टॉपिक था एडवांस मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिक्स। ये न्यूटन का फाइनल कंट्रीब्यूशन था। और फिर सन 1727 में 84 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें एक टाइटल दिया जाता है, द मैन हु एक्सप्लेन द यूनिवर्स। दोस्तों उनकी लाइफ से हमें ये पता चलता है कि उनका ब्रेन का IQ का लेवल कितना हाई था। मतलब कि वो हर चीज में का कोर्स जानने के लिए इतने ज्यादा क्यूरियस होते थे कि उसे जानने तक वो रुकते नहीं थे। लेकिन आपको भी अगर फिजिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स को साथ लेकर चलना ही होगा। दोस्तों अगर आप एक 12th के स्टूडेंट थे या फिर एक ग्रेजुएशन कर चुके, अगर आप मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आप एक फिलोसफी को ही पढ़ रहे हैं। और अगर आपको जानना है कि मैथमेटिक्स आप किस तरीके से शुरू करेंगे फिजिक्स के साथ, तो हम आगे इस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए।